एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 4 वायु, जो कि है 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीटेट के लिए, फिर केबीएस के लिए, फिर कोई भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कर लिया है, ये हमने पार्ट 2 में डिवाइड किया था क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसका डिस्कशन आराम से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से मौसम और जलवायु। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन किया गया है कि क्या आज वर्षा होगी, क्या पता है ना, वर्षा तो अपने स्कूल में गई होगी। तो देखिए, क्या आज का जो दिन है वो साफ़ होगा, क्या धूप निकलेगी। कितनी बार हमें क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए आप लोगों ने सुना होगा, है ना, कि अब पता नहीं मैच होगा कि नहीं होगा, बारिश हो जाएगी। ठीक है, तो यदि हम कल्पना करें कि जो हमारा शरीर है ये क्या है, एक रेडियो है, ठीक है, और मस्तिष्क जो है उसका स्पीकर है, तो वो भी क्या हो जाएगा, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। ठीक है, तो मौसम जो है और वायुमंडल जो है कि प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम क्या होता है, वायुमंडल की घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। ठीक है, मतलब एक ही दिन में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि 1 घंटे में धूप आ गया, फिर 1 घंटे में बारिश आ गई, फिर 1 घंटे में बहुत घना सा बादल आ गए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी कैसा बनाता है, चिड़चिड़ा बना सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी पड़ रही, चिपचिपाहट हो रहा है, तो ये क्या करता है, चिड़चिड़ा हमको बना देता है। ठीक है, पर अगर वही मौसम हवादार है, बहुत अच्छा हवा आ रही है, तो वो हमें आनंद भी देता है ना। और हम ऐसे मौसम में क्या करते हैं, कहीं घूमने जाने की भी योजना बनाते हैं। ठीक है, तो मौसम कैसा होता है, नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता ही रहता है। 1 घंटे में कुछ और, 1 घंटे में बारिश, 1 घंटे में धूप, 1 घंटे में ठंडी लगना शुरू हो जा रही है, उसको बोलते हैं मौसम। जिसमें क्या होता है, एक दिन में ही बार बार घंटों घंटों में क्या होता है, बदलाव होता रहता है। वही अगर हम बात करें जलवायु की, तो जलवायु जो होता है ना, वो क्या होता है, दीर्घ काल में किसी स्थान का जो औसत मौसम होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। मतलब कोई भी प्लेस है, समझ लो ये कोई प्लेस है, उस प्लेस में जो मौसम है वो दीर्घ काल के लिए है, लंबे समय के लिए चला जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर समझ लो गर्मी हुई, ठीक है, गर्मी पड़ी, तो यही गर्मी दीर्घ काल के लिए, मतलब लंबे समय के लिए पड़ रही है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए पड़ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। आई होप आपको मौसम और जलवायु में भेद, मतलब जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो जो मौसम होता है वो इसमें दिन ब दिन क्या होते हैं, एक ही दिन में बार बार बदलाव आते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं मौसम। और जलवायु में क्या होता है, जो मौसम होता है वो लघु टाइम के लिए होता है, दीर्घ काल के लिए होता है, लंबे समय के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं जलवायु। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट। ठीक है, चलिए देखते हैं तापमान के बारे में पढ़ते हैं। तो जो तापमान है, तो डेली जो हम जिस तापमान का अनुभव करते हैं ना, ये किसका तापमान होता है, वायुमंडल का तापमान होता है। ठीक है ना, पर वायु में जो ताप मौजूद है और जो शीतलता का परिणाम को ही क्या कहा जाता है, तापमान कहते हैं। वायु में मौजूद ताप
एवं शीतलता के परिणाम को, मतलब हवा में जितना तापमान है, हवा जितनी ज़्यादा गर्म रहेगी ना, उसी को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। भाई आज बहुत गरम गरम हवा निकल रही है, सुना होगा ना आपने बोलते हुए, तो उसको क्या कहते हैं, तापमान। के आज बहुत गर्मी है, बाप रे गरम गरम हवा निकल रही है। ठीक है, चलिए तो जो वायुमंडल का तापमान होता है ना, केवल दिन में और रात में ही नहीं बदलता है ना, वो ऋतुओं के अनुसार भी, सीज़न के अकॉर्डिंग भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे कि शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है ना। शीत ऋतु मतलब कि ठंडी का मौसम, ठंडी के मौसम में सन की लाइट कम होती है, तो इसलिए हमें गर्मी बहुत कम लगती है। पर वही हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो हम गर्मियों से एकदम पागल हो जाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आतपन क्या होता है। ठीक है, तो आतपन जो है एक महत्वपूर्ण कारक है, और ये क्या करता है, तापमान का जो वितरण होता है ना, उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। मतलब कि सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है ना, उसको रोक कर रखना क्या कहलाता है, आतपन कहलाता है। ठीक है, और ये मोस्टली किसके वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से होता है। ठीक है, तो जो सूर्य, इसका मतलब आतपन का मतलब क्या होता है, तापमान के वितरण, मतलब कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त हुई है वो पृथ्वी में ही रोक लेना, वो क्या कहलाता है, आतपन कहलाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो आतपन की जो मात्रा है ना, वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती रहती है। मतलब कि जो सन की जो एनर्जी है, सन की जो लाइट है, जो सूर्य का ताप है, ठीक है, जो सूर्य का ताप है, समझ लो ये इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब कि भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाओगे ना, ध्रुव की तरफ बढ़ोगे, तो ये जो सूर्य का ताप है, मतलब कि जो आतपन है, वो क्या होता रहता है, घटता रहता है। ठीक है, इसीलिए तापमान जो है उसी प्रकार से घटता जाता है। ठीक है, क्या आप समझ गए होंगे कि ध्रुव जो है बर्फ से क्यों ढके हुए हैं, समझ ही गए होंगे। देखो अभी यहाँ पे ये हमारा अर्थ है, ये हमारा है भूमध्य रेखा, मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, मतलब कि ध्रुव की तरफ जाएंगे, तो सन की लाइट जो है वो कम होती रहती है। क्यों? क्योंकि सन की लाइट यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए जो ध्रुव वाला एरिया है वो बर्फ से ढका रहता है। तो हम तो समझ गए, है ना। तो यदि पृथ्वी का जो तापमान है वो अत्यधिक बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो ये जो पृथ्वी है इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि कुछ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी, क्योंकि कुछ कुछ फसलों के लिए ठंडा एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है ना। अगर हम बात करें गांवों की, तो गांवों की अपेक्षा जो शहर है वहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है। ठीक है, और दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें, जैसे कि डांबर से बनी हुई सड़कें, है ना, कंक्रीट की बनी हुई जो भवनें हैं, जो दीवारें हैं, आजकल तो जितने भी घर वगैरह है सब कंक्रीट के ही बने हुए हैं। तो ये सब लोग क्या करते हैं, सन की निकली हुई जो ऊर्जा है ना, उसको क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। पूरे दिन क्या होते रहते हैं, ये गर्म होते रहते हैं। पूरे दिन क्या करेंगे, ये पूरा दिन गर्म एकदम तपतपाता हुआ सा रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं, ये रात को ये सारा जो गैस जो भी उसकी ऊर्जा उसको क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, रिलीज़ करने की वजह से रात को भी यहाँ पे बहुत गर्मी होती है शहरों वगैरह में, है ना। पर वही अगर हम गांव की बात करें तो गांव के जो सड़क वगैरह हैं तो सारे मिट्टी के होते हैं, है ना। और खेत, बाजू में खेत भी होता है, मेड़ होता है जो कि मिट्टी का होता है। तो वो क्या होता है, सन की लाइट को, जब सन की लाइट उस पर पड़ती है तो सारा वो ऑब्जर्व कर लेता है, पर बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है वो आसानी से। पर जो कंक्रीट के बने हुए जो भवन वगैरह है, जो घर वगैरह है हमारे, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं दिन में, और रात को फिर ये पूरे गैस को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं ठंडा होने के लिए। इसके वजह से शहरों में रात में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो नगर के भीड़ वाले जो ऊंचे भवन होते हैं गर्म वायु को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है ना। और शहरों में क्या होता है कि बहुत कंजस्टेड एरिया होता है, यहाँ पे भी घर, फिर बाजू में घर, फिर बाजू में घर, जिसके वजह से जो रोशनी यहाँ पे पास हुई है ना, ये वापस निकल नहीं पाती है। पास होती है पर निकल नहीं पाती, इसके वजह से भी ये दिन में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है।
अब वही गाँव की बात करेंगे तो गाँव का एक घर यहाँ पे तो एक घर यहाँ पे, तो आराम से रोशनी आती है, रोशनी आराम से चली जाती है, आती है चली जाती है। इसके वजह से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा ठंडा रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है वायु दाब। ठीक है, तो जो वायु दाब है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जानकर आप लोग को आश्चर्य होगा कि जो हमारा शरीर है ना वो भी क्या लगाता है पता है आप लोगों को? बल लगाता है। हमारा शरीर भी क्या करता है? काउंटर प्रेशर करता है। मतलब कि जो हवा है ना वो क्या कर रही है, हवा जो होती है वो हमारे शरीर पे क्या कर रही है? दबाव लगाती है, मतलब हमको धक्का देती है, एकदम जोर से प्रेशर देती है, पर वो प्रेशर हमको फील नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा जो शरीर है ना वो भी क्या लगाता है? काउंटर प्रेशर लगाता है। ठीक है, पर जब हमें हवा जो है जो धक्का लगाती है ना, जब हमें प्रेशर लगाती है तो हमें उसका अनुभव नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि जो वायु का दाब है वो हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। ऐसा तो है नहीं हवा किसी ऊपर से आ रही है, किसी आगे से आ रही है, जो पीछे से ही आ रही है। चारों तरफ से ये हवा आ रही है ना, तो चारों तरफ से क्या कर रही है? हमको बल लगा रही है। और उसके विपरीत हमारा जो शरीर है वो भी क्या करता है? बल लगाता है। मतलब हवा हमको, समझ लो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ठीक है, ऐसा सैड हूँ थोड़ी सी मैं, ठीक है, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहा ना इसलिए थोड़ा सैड हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हवा का प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं हिल भी नहीं रही, डुल भी, मुझे मतलब हवा बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही, मैं सिर्फ उसको फील कर पा रही हूँ, बिल्कुल मैं हिल नहीं रही, डुल नहीं रही हवा के प्रेशर की वजह से। क्यों? क्योंकि मेरा बॉडी भी क्या कर रहा है? यहाँ से प्रेशर लगा रहा है। तो इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, मतलब कितना हो गया? इक्वल प्रेशर है ना। तो इक्वल होने की वजह से ना हम हिलते हैं ना कुछ हिलता है। ठीक है, तो हमारा जो बॉडी है वो भी क्या करता है? काउंटर प्रेशर लगाता है। अभी आप ये देखोगे ना, क्या आप जानते हैं, तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो जो भी अंतरिक्ष में जाने वाले जो लोग होते हैं ना, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, जो चांद पर जाते हैं, तो चांद पर क्या है ना, हवा नहीं है। ठीक है, तो चांद पर हवा नहीं होने की वजह से लोग क्या करते हैं? वहाँ पर अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। क्यों अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं? क्योंकि वहाँ तो हवा नहीं है, पर हमारा बॉडी तो क्या करेगा? हमारा बॉडी तो काउंटर प्रेशर देगा ना, हमारा बॉडी तो प्रेशर देगा ही देगा, पर वहाँ से हवा नहीं आ रही है, तो वो प्रेशर की वजह से हमारा बॉडी क्या हो सकता है? फट सकता है। क्या हो सकता है? फट सकता है। हमारी जो रक्त शिराएं हैं वो सारी फट सकती है। इसलिए वहाँ पे जब जाते हैं ना तो वो क्या पहनते हैं? अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं, ताकि जो अंतरिक्ष पोशाक जो है वो अंदर से क्या करता है? हवा देता है, बॉडी को प्रेशर करता है। मतलब कि हाँ, बॉडी से ही प्रेशर निकल रहा है, अंतरिक्ष पोशाक में से भी प्रेशर निकल रहा है, मतलब इक्वल, मतलब फटना नहीं है यहाँ पे, समझ में आया? पर बिना अंतरिक्ष पोशाक के अगर चले जाएंगे तो हमारा बॉडी जो है वो फट सकता है, क्योंकि चांद पर हवा नहीं है ना। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी हवा के बारे में पता नहीं चलता है। चलिए आगे देखते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब, इसको क्या कहते हैं? वायु दाब वो कहलाता है। ठीक है, तो हम पृथ्वी के सतह पर हैं और वायु क्या कर रहा है? हमारे ऊपर जो हवा है वो क्या लगा रहा है? भार लगा रहा है, भार लगा रहा है। तो इसको ही क्या कहा जाता है? वायु दाब कहा जाता है। ठीक है, अब देखो वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो क्या होता है? ये जो दाब है वो तेज़ी से गिरने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, ऊपर जाने से जो हवा है वो कम होने लग जाती है। ठीक है, और वही अगर हम दूसरी तरीके से बात करें तो जैसे जैसे हम समुद्र के स्तर पर जाते हैं तो वहाँ पर वायु दाब बहुत ज़्यादा होता है ना, और वहाँ पे हवा इतनी ज़्यादा होती है कि हमारी बॉडी भी हिल जाती है, समटाइम्स हिल जाती है ना। तो इस वहाँ पे क्या होता है? हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम हिल जाते हैं, पर हमारा बॉडी क्या करता है? काउंटर प्रेशर करता है उस टाइम पे भी। ठीक है, तो ऊंचाई पे जाने पर क्या होता है? हवा कम हो जाती है, पर अगर हम जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा हवा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। तो अधिक
तापमान वाला जो क्षेत्र होता है ना, वहाँ पर वायु जो होती है वो कैसी होती है, गर्म होती है। ठीक है, क्योंकि तापमान ज़्यादा है तो हवा तुरंत क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म हवा जो होती है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, हल्की होती है। कैसी होती है, हल्की। हल्की होने के वजह से ये जो हवा है वो तुरंत ऊपर उठ जाती है। ठीक है, ऊपर उठ जाने के वजह से इसे ये क्या बनाता है, निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है, निम्न दाब क्षेत्र। ठीक है, तो ये निम्न दाब क्षेत्र कैसे एरियाज में बनेंगे, जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा। तापमान ज़्यादा होता है तो हवा तुरंत गर्म हो जाती है। गर्म हवा हल्की होने की वजह से ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो जब भी निम्न दाब क्षेत्र जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आपको क्लाउड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो है ऊपर जाने के बाद हमें दिखने लग जाती है। कैसे, क्योंकि ऊपर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो ठंडा होता है। ठीक है, तो ठंडे एटमॉस्फेयर में हमें हवा दिखाई देती है। जैसे कि गर्मी के मौसम में हम जब बात करते हैं तभी भी हमारे मुंह से एक भाप निकलती है, पर वो भाप हमें नहीं दिखाई देती। क्यों, क्योंकि जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वो भी कैसा है, गर्म है। पर वही ठंडी के मौसम में जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो हमें दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, ठंडा है। उसी प्रकार से ये जो गैस है वो हमें नीचे नहीं दिखाई देती। क्यों, ये जो हवा है हमें नीचे दिखाई नहीं देती है। क्यों, क्योंकि नीचे का एटमॉस्फेयर कैसा है, गर्म है। पर वही हवा जब गर्म होकर ऊपर चली जाती है तो वो हमें दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, ठंडा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जहाँ पर भी निम्न दाब वाले क्षेत्र होते हैं ऐसे में आपको आकाश में बादल वगैरह ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ऐसे एरियाज़ में ये जो है नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, अब वही हम बात करें कम तापमान वाले क्षेत्र, जहाँ पर तापमान बहुत कम होता है। क्यों तक कम होगा, तापमान कम है मतलब वायु कैसी रहेगी, वहाँ पर ठंडी होती है। जो ठंडी जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा भारी होती है। भारी होने की वजह से वो ऊपर नहीं पहुँच पाती, तो ये हवा जो है नीचे ही उड़ती रहती है। समझ में आया। तो जो गर्म हवा ऊपर चली गई है ना, उसी हवा के उसी प्लेस पे ये ठंडी हवा क्या करेगी, चली जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पर भी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उच्च दाब क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्च दाब क्षेत्र। और इसमें क्या होता है, आकाश एकदम साफ होता है, मतलब कि एकदम क्लीन आपको आसमान नज़र आएगा। बिल्कुल बादल वगैरह नज़र नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि बादल जो है वो ऊपर गए ही नहीं हैं, है ना। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा तापमान होगा, बहुत ज़्यादा धूप होगा, तभी तो हवा गर्म होकर ऊपर जाएगी। और यहाँ पर तो ठंडा एटमॉस्फेयर है, तापमान कैसा है, बहुत कम है। तापमान कम होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हवा जो है ठंडी है। ठंडी होने की वजह से वो भारी होती है। अब मोटी हो जाएगी थोड़ी उड़ेगी हवा में, है ना। तो ये नीचे ही क्या करती रहती है, घूमती रहती है। तो ये कौन से एरिया में जाएगी, निम्न दाब वाले क्षेत्र में जाएगी। कहाँ जाएगी, निम्न दाब वाले क्षेत्र में चली जाएगी, क्योंकि वो प्लेसेस कैसे हैं, खाली है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पवन। अब ये पवन क्या होता है, तो हमने जो वायु दाब के बारे में पढ़ा ना, तो उच्च दाब क्षेत्र में से जो निम्न दाब क्षेत्र की और जो हवा उड़ रही है, जैसे कि उच्च दाब क्षेत्र है यहाँ पे, तो यहाँ पे हवा ठंडी है तो वो कहाँ जा रही है, निम्न दाब क्षेत्र पे, जहाँ पर हवा गर्म होकर ऊपर चली गई है। तो ये जो बहती रहती है ना, इसको ही क्या कहते हैं हम लोग, जो वायु की गति है उच्च दाब से लेकर निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो वायु की गति है ना, इसको ही हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, है ना। तो हम लोग ना पवन को काम करते हुए भी देखते हैं, जैसे कि सड़क पर गिरी हुई पत्तियों को वो उड़ाती है ना। कभी कभी तूफान में वो पेड़ों को ही उखाड़ देती है। कभी कभी जो पवन होती है वो बहुत धीरे बहती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, धूल और धुएं को भी उड़ते हुए देख सकते हैं, है ना। कभी कभी जो हवा है, पवन मतलब कि हवा, तो इतनी तेज़ी से वो होती है कि अगर हम उसके अपोजिट साइड में चल रहे हैं तो हमारा चलना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है ना। आपने देखा होगा कि जब हवा बहुत तेज़ चल रही है तो हम जब छाता लेकर चलते हैं, तो अगर हम अपोजिट, अगर हवा यहाँ से आ रही है, ठीक है,
तो अगर हम छतरी को अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं तो हमारी छतरी क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो जहाँ से हवा आती है हम छतरी को भी उसी तरफ करते हैं। अगर हवा यहाँ से आ रही है तो छतरी को हम ऐसे कर लेते हैं, है ना। अगर हम छतरी को ऐसे यूज़ करेंगे तो यहाँ से हवा छतरी को क्या कर देती है, उड़ा देती है। तो हवा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रेशर होता है, ताकत होता है। तो बहुत तेज़ हवा है तो उसमें चलना आसान नहीं होता, है ना। चलिए, इसके बाद जो हवा है, जो पवन है, उसको 3 पार्ट में विभाजित किया हुआ है। कौन से 3 पार्ट है ये? जो हवाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्थायी पवनें, एक होती है मौसमी पवनें, और तीसरी जो है वो होती है स्थानीय पवनें। ठीक है, तो जो स्थायी पवनें होती हैं वो कौन सी, जो मतलब वो स्थायी होती हैं, ठीक है, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। तो जो स्थायी पवनें होती है कौन सी है? पश्चिमी पवनें के बारे में नाम सुना होगा, और पूर्वी, जैसे गांव में बोलते हैं अरे पछुआ बहता, अरे पूर्वा बहता, है ना। तो पछुआ, जो पश्चिमी हवाएं हैं और जो पूर्वी पवनें हैं वो हमेशा स्थायी होती हैं, ठीक है, वो वर्ष में लगातार निश्चित दिशा में चलती ही रहती है, ठीक है। वही अगर हम दूसरी बात करें दूसरी पवनें की, तो वो है एक मौसमी पवनें। तो ये क्या करती है, मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है, ठीक है। तो ये कैसी है, ऋतुओं में क्या करती है, अपनी दिशाओं को बदलती है। जैसे कि भारत में जो मानसून पवनें होती हैं वो जून जुलाई में आती हैं। वहीं पे अमेरिका की बात करें तो मानसून पवनें यहाँ पे अलग महीने में आती हैं। तो ये जो होती हैं वो ऋतुओं के अनुसार क्या करती हैं, अपनी दिशा को बदलती हैं। तो ये होती है मौसमी पवनें। और जो स्थानीय पवनें होती हैं वो कैसी पवनें होती हैं? तो ये जो पवनें होती हैं किसी पर्टिकुलर स्थान में, किसी छोटे से क्षेत्र में, वर्ष में या फिर दिन में किसी विशेष समय पर चलती है ना। साल में किसी एक दिन में आ गया, या दिन में किसी दिन आ गया। तो ये जो होती हैं उसे कहा जाता है स्थानीय पवनें। जैसे कि भारत में आपने जो उत्तरी क्षेत्र में जो गर्म गर्म हवा आती है उसका नाम सुना होगा, लू कहते हैं इसे। तो जो ये लू है ये एक पर्टिकुलर स्थान में ही होता है ना। कि ऐसा नहीं है कि भाई अगर यूपी में है तो फिर गुजरात में भी रहेगा, महाराष्ट्र में भी रहेगा, मध्य प्रदेश में भी रहेगा, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर स्थान में ही रहता है ना। फॉर एग्जांपल अगर यूपी की भी बात करें तो उसमें भी पर्टिकुलर एक एरिया, एक जगह, एक डिस्ट्रिक्ट होगा कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में लू पड़ने वाला है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो घर से बाहर ना निकले, घर पे ही रहें, ज़्यादातर पानी का सेवन करें, पानी से बनने वाली चीज़ों को खाएं, है ना। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे हवा को क्या कहते हैं, स्थानीय पवनें, जिसको लू अपने नाम सुना ही होगा, है ना। तो ये हो गया पवनों के बारे में। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पवन का जो नाम है ना वो किसके ऊपर हुआ है? तो उसके दिशा के आधार पर रखा गया है। जैसे कि पश्चिम से आने वाली हवा को क्या कहा जाता है? पश्चिमी हवा। और पूर्व से आने वाली हवा को क्या कहा जाता है? पूर्वी हवा, ठीक है। तो गांव में जिसको पश्चिमी हवा को क्या बोलते हैं? पछुआ बहता, सुना ही होगा आप लोगों ने। ये वाला तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ये और भी है यहाँ पे। तो तापमान को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डिग्री का करते हैं, है ना। तो मानक इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस, है ना, डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आविष्कार है किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने किया था। तो उनके सेल्सियस नाम से डिग्री सेल्सियस नाम बना है, ठीक है। नाम क्या है इनका? एंडर्स सेल्सियस। अब हम सेल्सियस के जो पैमाने पर जल जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर माना जाता है, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? मतलब कि ये उबलता है, ठीक है। तो 0 डिग्री पे क्या बनेगा? ये बर्फ़ बन जाता है। 100 डिग्री पे जो हमारा पानी है वो उबलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि अगर उबल रहा है मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में ये उबल रहा है ना। और अगर वो बर्फ़ बन चुका है मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बन जाता है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आर्द्रता के बारे में। तो ये आर्द्रता क्या होता है? मतलब कि आर्द्रता का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी। आपने सुना होगा ना नाम कि बहुत ज़्यादा क्या है, आज बहुत ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में, बहुत चिपचिपाहट है ना। मोस्टली गर्मी के मौसम में ज़्यादा हमें ये आर्द्रता महसूस होती है, ठीक है। तो जब जल क्या होता है, पृथ्वी का जो जल है वो क्या होता है एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है। तो पृथ्वी का जो जल है ना, फिर वो कुछ भी हो, झरना हो, लेक हो, ओशन हो, सी हो, है नदी हो, इसके जो जल हैं, जितने भी जल वो क्या होते हैं,
सूर्य से आने वाली रोशनी के आने की वजह से पानी जो है वो गर्म हो जाता है और फिर वो भाप बन के ऊपर निकलने लग जाता है। जैसे कि ये समुद्र है, तो समुद्र नदी है, तो नदी में से नदी का पानी गर्म हो जाएगा, फिर वो भाप बन के ऊपर निकलने लग जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या बनाता है, जल वाष्प बन जाता है ना, जल वाष्प बन जाता है। इसके बाद तो वायु में जो जलवाष्प की मात्रा होती है ना, तो हवा में जब ये भाप बन के ऊपर जा रहा है तो क्या ये हवा में अटैच नहीं होगा, ठीक है, कि नहीं तुम हवा हो मेरे से दूर रहो, ऐसा नहीं, क्योंकि ये हवा है ना, तो हवा में क्या होता है, ये जो वाष्प है वो मिक्स हो जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है, ठीक है। और जब हवा में जलवाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्द्र दिन कहते हैं। मतलब कि ह्यूमिड क्लाइमेट है, बहुत ह्यूमिडिटी है यार, बहुत चिपचिपाहट लग रहा है, बहुत पसीना हमको होता है, पसीना सूखता ही नहीं है ना। क्यों नहीं सूखता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो हवा है उसमें ऑलरेडी क्या है, जल वाष्प मतलब भाप मिला हुआ है ना। तो जल वाष्प में भी क्या होता है, पानी तो होता है ना, है कि नहीं, ठीक है। तो जो भाप होता है उसमें क्या होता है, पानी होता है। अब गरम गरम रोटी को आप टिफ़िन में बंद कर लीजिए, तो कर लेंगे तो जो भाप निकलेगा देखोगे ऊपर, तो टिफ़िन पूरा पानी से भीगा हुआ रहेगा, है ना। गरम गरम जब दूध उबालते हैं हम लोग, तुरंत उसको हम ढक देंगे ना, तो 10 मिनट के बाद जब खोलेंगे तो आपका जो प्लेट है पूरा उसमें जब टप 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 पानी गिरेगा। तो जो वाष्प होता है उसमें ऑलरेडी क्या रहता है, पानी रहता है। तो वही जो जल वाष्प है वो किस में मिक्स हो जाता है, वायु में मिक्स हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्द्र दिन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे वायु जो है ना, जैसे जैसे हवा गर्म होती जाती है, वैसे वैसे जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा हवा गर्म रहेगी उतना ज़्यादा क्या करेगी, वो जलवाष्प को होल्ड करेगी, अपने अंदर समा लेगी, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होगा, हमारा जो दिन है वो बहुत ज़्यादा आर्द्र हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी गिरेगी पड़ेगी उस टाइम पे, ठीक है। तो आर्द्र दिन में क्या होता है, अगर ह्यूमिड क्लाइमेट है तो उसमें क्या होता है, कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर का जो पसीना होता है वो भी आसानी से नहीं सूखता। क्यों नहीं सूखता, क्योंकि बाहर ऑलरेडी हवा में क्या है, मॉइस्चर है, हवा में क्या रहता है, मॉइस्चर है, जलवाष्प है, जिसके वजह से हमारा पसीना भी नहीं सूखता और कपड़े भी नहीं सूखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो जलवाष्प है वो क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर उठता रहता है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा, निम्न दाब के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी क्या पढ़ा कि हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है ना। तो जब ये हवा गर्म हो जाती है, ऊपर उठती है, तो उसके साथ साथ क्या उसमें मिक्स हो जाता है, जल वाष्प भी मिक्स हो जाता है, पानी भी उसमें मिक्स हो जाता है, ठीक है। फिर ये क्या होने लगता है, ऊपर जाने के बाद ठंडा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऊपर का जो क्लाइमेट है वो ठंडा है, नीचे का गर्म है, ठीक है। तो जितने भी जलवाष्प है वो क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, और इसके बाद ठंडा होकर जल की बूंदें बन जाते हैं, ठीक है। तो जो जलवाष्प है ऊपर जाने के बाद ठंडा होने लग जाता है और वो बूंदों में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो बादल बनता है ना, वो इन्हीं बूंदों के वजह से ही बनता है, उनका ही क्या होता है, वो समूह होता है, ठीक है। और जब जल की जो बूंदें हैं, जब पानी की जो बूंदें हैं वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, और जब हवा उसको तैर कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं लेकर जा पाती है, तब वहाँ पर क्या हो जाता है, वर्षा के रूप में ये सारे बादल नीचे बहकर आ जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो क्लाउड्स होते हैं हल्के होते हैं, तो वो हमेशा यहाँ से वहाँ तैरते नजर आएंगे, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि वो हल्के हैं। बट जैसे जैसे वो भारी हो जाते हैं ठंडा होने के बाद, उसमें बहुत सारा जो पानी इकट्ठा हो जाता है ना ठंडा होने की वजह से, तो फिर ये क्या होते हैं, भारी हो जाते हैं। तो हवा जो है ना उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं लेकर जा पाती है। तो ये बादल क्या करते हैं, बोलते हैं अब मैं बहुत भारी हो चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं यहीं पे बरस जाऊँगा, तो यहीं पे ये बादल बरस जाते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि आकाश में उड़ता हुआ आपने जेट प्लेन को देखा होगा, है ना। तो जेट जो हवाई जहाज़ होता है, तो जब वो जाता है ना, हवाई जहाज़ से मतलब जा रहा है, तो वो क्या करता है, अपने पीछे एक सफ़ेद कलर का चिन्ह छोड़ता हुआ जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, वाइट कलर का क्या करता है, चिन्ह छोड़ता हुआ वो जाता है, ठीक है। तो ये जो चिन्ह है ना वो हमें
दिखता है, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। जब एरोप्लेन जाता है या फिर कभी रॉकेट जाता है तो उसके पीछे जो तो धुआं होता है वो हमें काफ़ी टाइम तक नज़र आता है भाई। क्यों नज़र आता है? क्योंकि ऊपर का जो क्लाइमेट है वो ठंडा होने की वजह से वो हवा वो हमें वहाँ पर दिखाई देती है, और वहाँ पर थोड़े टाइम तक हमको दिखाई देती है क्योंकि वहाँ पर हवा की गति नहीं है, हवा वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो हमें कुछ टाइम तक दिखाई देता है। फिर जैसे थोड़ी थोड़ी हवा आने लग जाती है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो पृथ्वी पर जो जल गिरता है ना उसको हम क्या कहते हैं? जो पानी गिर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। और ज़्यादातर जो ज़मीन में जो जल है, जो भूमि में जल है, वो किससे प्राप्त होता है? वर्षा के जल से ही प्राप्त होता है। ठीक है, और जो पौधे हैं वो क्या करते हैं? जल संरक्षण में भी मदद करते हैं। क्या करेंगे? पानी वानी को स्टोर करके रख लेते हैं गर्मी के मौसम के लिए। ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, ऐसे क्षेत्रों में क्या करते हैं वो लोग? पेड़ पौधों को काट देते हैं। ठीक है, काटने के वजह से क्या होता है? जब वहाँ पर बारिश होती है तो सारा का सारा पानी पहाड़ों से नीचे बहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भाई पेड़ ही नहीं है, पहाड़ है पूरा, इतना बड़ा बड़े पहाड़, सारे ट्री को काट दिया गया है। तो जब यहाँ पे बारिश होगी तो बारिश का पानी तुरंत कैसे आ जाएगा? नीचे बहता हुआ आ जाएगा, है ना। जिसके वजह से जो निचले वाले इलाके होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है ना। तो ये जो क्रिया विधि है उसके आधार पर जो हमारा वर्षा है, जो बारिश है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार से बांटा गया है। एक होता है संवहनी वर्षा, एक होती है पर्वतीय वर्षा और एक होती चक्रवाती वर्षा। इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्षा है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके वजह से ही जितने भी पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनको जीवित रहने के लिए जो पानी चाहिए वो वर्षा के थ्रू ही मिलता है। ठीक है, जो हमारा धरातल है वो भी बारिश नहीं होने की वजह से सूख जाता है, तो जो हमारा धरातल है उसको ताज़ा जल मिलता है। अगर वर्षा कम होती है तो जल की कमी पड़ जाती है, सूखा पड़ जाता है। अगर जो बारिश है वो ज़्यादा हो रही है तो भी बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो ये हुआ ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म। तो अगर देखा जाए तो इंसान किसी प्रकार से खुश नहीं है, कम बारिश हो रही तो भी खुश नहीं, ज़्यादा बारिश हो रही तो भी खुश नहीं। पर पहले के टाइम पे जो बारिश वगैरह है मीडियम हुआ करती थी, और जो भी ज़मीन वगैरह हैं वो पानी को सोख लिया करते थे। अब तो सब जगह कंक्रीट हो चुका है, सीमेंट वाला सब कुछ, रोड सीमेंट वाला कंक्रीट वाला बन चुका है, घर सीमेंट वाला कंक्रीट वाला बन चुका है, तो वो पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा पूरा पानी क्या होता है? वेस्ट हो जाता है ना। तो ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़िएगा, जितना हो सके उतना घोल के पी जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन अंत तक वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर्स या आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। अगर आपको लगता है कि ये पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है या फिर कुछ आपको चेंजेस चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।